अभी मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर किसी बच्चे के साथ घर में अन्याय होता है, माननीय मंत्री जी, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं बीजेपी की एक सच्ची सिपाही हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। मेरी तबीयत खराब होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है मेरे पास फोन आता है, मैं तुरंत दवा खाकर मैं वहाँ जाके उपस्थित होती हूँ। सारे फोटोग्राफ हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं भी आपके परिवार की एक मुखिया हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। जब किसी बच्चे के साथ द्वेषपूर्ण भावना से भेदभाव किया जाता है, वो बच्चा चिल्लाता है। आज मैं बीजेपी की बच्ची हूँ, सच्ची सिपाही हूँ। मुझे बहुत चोट लग रही है। मैं सरकार को बदनाम करना नहीं चाहती। मैं अपनी सरकार को, मेरे परिवार के मुखिया को, मैं अपनी गवर्नमेंट को, सरकार बीजेपी सरकार मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग मेरे पिता तुल्य हैं, आप लोग मेरे मसीहा हैं। मैं जब आपके परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ और विधवा हूँ, अकेली अपने बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ यहाँ रह रही हूँ, तो मेरा सरकार से और अपने जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से मेरा कर्तव्य। मंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगी? मंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि मैं आपकी पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं परसों आपके पास गई थी। आजकल ये चलन चल रहा है कि अगर हमारी खुद की ज़मीन है तब भी हम उस पर अपना कब्ज़ा नहीं कर सकते, ना मालिकाना हक दिखा सकते हैं। ऐसा एक प्रकरण मेरे सामने आया है जो खितासराय थाना के अंतर्गत आता है। कैमरे में आप जिसको देख रहे हैं ये भाजपा की कार्यकर्ता हैं और इनका नाम है कुसुम सिंह। इनके पास देखिए सारे लीगल पेपर है, इनके पास बैनामे की कॉपी है। एक ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जितना लीगल पेपर होना चाहिए वो सारे पेपर मेरे हाथ में हैं और ये सारे पेपर इनके हैं। ये जब उस पर कोई आपत्ति जताता है, जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये थाना खितासराय गई और खितासराय थाना बहुत लिपापोती करता है, ऐसा लोगों का कहना है। एक मामला और आया था नाबालिग बच्ची का, उसमें भी इन लोगों ने बहुत लिपापोती की थी। अब इसमें ये देखना है कि इनका जो काम है वो उन्होंने रोक दिया 2 दिन बोल के कि जो विपक्षी है वो अगर स्थगन आदेश लाता है तो मैं काम रोक दूंगा। अरे काम रोक दूंगा, काम नहीं होगा। अगर स्थगन आदेश नहीं मिलता है तो आप अपना काम करिएगा। बृहस्पतिवार से आज मंगलवार हो गया, लेकिन पिछले बृहस्पतिवार से, लेकिन इनको घुमाया जा रहा है, चूरन दिया जा रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्री कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये एसपी और डीएम सर को एप्लीकेशन देने आई हैं। इनका नाम कुसुम सिंह है, जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं। आपको बता दूं कि भाजपा इस टाइम महिलाओं के हक में बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। 33% आरक्षण की बात कर रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है और उनके ही द्वारा ये भाजपा की कार्यकर्ता हैं, इनकी ही नहीं सुनवाई हो रही है। अब पूरा क्या प्रकरण है मैं बात करूंगी और जानूंगी। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम सिंह है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं खितासराय की रहने वाली हूँ, मूल रूप से जिला बरेली की रहने वाली हूँ। अच्छा। और तो आप मतलब क्या काम करती हैं, कुछ अपने बारे में मेरा बताइए। खितासराय में जय मां अम्बे इंडियन गैस एजेंसी, गैस की एजेंसी है और 2010 से मैं खितासराय में निवास कर रही हूँ। 16 साल मुझे हो गया है। और ये भाजपा में आपने ज्वाइनिंग कब से की है कि आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं? क्या पद है आपका? भाजपा में मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं केवल कार्यकर्ता हूँ, सच्ची सिपाही हूँ बीजेपी की। लेकिन सेवा भारती की जिला मंत्री का दायित्व मेरे ऊपर है और मैं तन मन धन से संघ के लिए और बीजेपी के लिए समर्पित रहती हूँ, पूरे लॉयल्टी के साथ। जी। तो ये क्या मामला है आपकी ज़मीन का? मैडम, मैंने 2013 में एक बैनामा लिया था गीता सोनी से। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन पर, मेरा कब्जा व दखल था, मैं अपनी ज़मीन पर निर्माण कराना चाह रही थी, लेकिन ये प्रीति श्रीवास्तव की मम्मी सुनेश लता जी एक फर्जी मुकदमा न्यायालय को गुमराह करके डाल दी 2013 में। आपके खिलाफ? बैनामा मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के नाम था, लेकिन ये मुझे पार्टी नहीं बनाई, मेरे हस्बैंड को बनाई थी। मेरे हस्बैंड कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे और इन्होंने जो कोर्ट में, माननीय सिविल न्यायालय में सागज में जो सूट डाला था, केस दायर किया था, उसमें इन्होंने मेरे हस्बैंड को बाहरी व्यक्ति दिखाया था। इन्होंने माननीय न्यायालय को गुमराह किया। मतलब उन्होंने कहा कि ये आपके पति नहीं है? नहीं, इन्होंने कहा कि इनका कोई रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा। ये बाहर का व्यक्ति आके मेरी ज़मीन में कब्जा कर रहा है। इन्होंने वहाँ माननीय न्यायालय में झूठ बोलकर टाइमली स्टे ले लिया। स्टे हो गया, हमने ईंटा उटा गिरवाया, हमारा सब चोरी हो रहा था, हमने हटा दिया, वहाँ से बेच दिया सस्ते मध्य में। उसके बाद से क्योंकि मैं पार्टी नहीं थी, मेरे हस्बैंड कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे और वो हार्ट के पेशेंट थे, डायबिटीज़ भी उन्हें था, इसलिए वो कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे। वो मामला पेंडिंग चला आया। स्टे लेने के बाद मैं शांत होकर बैठ गई, इन्होंने कोई पैरवी नहीं करी। और चूँकि मेरे हस्बैंड भी कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे तो हस्बैंड की तरफ से भी कोई पैरवी नहीं हुई।
29 दिसंबर 2019 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद में 2020 में मैं इस मुकदमे को देखने लगे। हाँ, watch मैं करने जब लगे। उसमें पार्टी बनी, मैंने अपना उसमें पार्टी बन के आई तो मैं उसको मुकदमे को मैं पैरवी पर लाई। पैरवी पर जैसे ही मैं लेकर आई वैसे ही ये भी एक्टिव हो गई, सुनेशलता भी एक्टिव हो गई और इन्होंने वहाँ पर स्थगन आदेश के लिए स्टे के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद में इसी बीच में सुनेशलता जी की भी मृत्यु हो गई। अब इनकी बेटियां बसती हैं, प्रीति श्रीवास्तव, सारका श्रीवास्तव और नुपुर ये श्रीवास्तव। लोग कौन हैं? ये अपने आप को विजयकांत की पुत्रियां बताती हैं और सुनेशलता भी अपना विजयकांत कौन है? विजयकांत उसी भूमि में सहखातेदार थे। अच्छा। उनकी भी जमीन थी। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये भूमि पुश्तैनी ज़मीनें थी श्रीवास्तव लोगों की और इसमें इन लोगों का आपसी बंटवारा हो चुका था, पुश्तैनी बंटवारा। और ये जो ज़मीन मैंने बनामा ली है ये मथुरा प्रसाद श्रीवास्तव जज साहब थे, उनकी ज़मीन थी। उनके एकमात्र पुत्र थे आनंद स्वरूप उर्फ बन्ने श्रीवास्तव। वो इसके वारिस हुए उनके डेथ होने के बाद में। उसके बाद में उनके भी एकमात्र पुत्र थे शंकर प्रसाद उर्फ अशोक श्रीवास्तव जी, वो इसके वारिस आए। अशोक श्रीवास्तव जी ने छोटेलाल प्रजापति जी को ज़मीन बेची। छोटेलाल प्रजापति किन्हीं कार्योवश अब हम नहीं जानते क्यों वो अपनी ज़मीन गीता सोनी को बेच दी है। 2010 में हम निवास कर रहे थे आके। 2013 में हमें ज़मीन की ऑफिस के लिए और रेजिडेंस के लिए आवश्यकता थी, इसलिए हम ज़मीन ये खरीदे। गीता सोनी से आपने खरीदा? गीता सोनी से खरीदा। बाकी सब लोग मालिक काबिज थे। अशोक छोटेलाल प्रजापति का नाम भी खतौनी में दर्ज है, गीता सोनी का नाम भी खतौनी में दर्ज हुआ। जब हम तीसरे मतलब सेकंड पर्सन से हमने खरीदा। जैसे मैम जब आपने ये ज़मीन अपने नाम बैनामा कराया होगा तो कोर्ट से कराया होगा लीगल तौर पे? हाँ, लीगल तौर से। तब फिर क्यों ये इसमें दूसरी पार्टी घुस रही है कि ये मेरा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो यही बता सकती हैं। तो जैसा कि अभी आप डीएम सर को एप्लीकेशन देने आई थी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? डीएम सर ने बोले ठीक है मैं दिखवाता हूँ, उन्होंने कुछ इस पर लिखा है और बोले ठीक है मैं दिखवाता हूँ इसे। एप्लीकेशन मेरी जमा हो गई है। अच्छा। अब अब सर जैसा कि ये बताइए जैसा आप बता रही हैं कि कार्यकर्ता आप मंत्री जी के पास नहीं गई है, किसी और के हाँ, पास? मंत्री जी के पास भी मैं गई थी। मैं मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? कोई सहयोग किया? जून 2025 में भी माननीय मंत्री जी के पास गई थी एप्लीकेशन लेकर और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे पीछे कुछ लिखा और बोले ठीक है दिखवाते हैं। जून 2025 से ही 6-7 महीने से लगातार मैं तहसील और दर भटक रही जिला है न्याय के पाने चक्कर के काट रही हूँ न्याय पाने के लिए। उस एप्लीकेशन में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे नहीं पता माननीय मंत्री जी को जो एप्लीकेशन दी उस एप्लीकेशन का क्या हुआ, मैं नहीं जानती क्या हुआ। उसके बाद मैंने कई पोर्टल पे शिकायतें दर्ज कराई, माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दर्ज कराई और मैंने थाना दिवस में दी, संपूर्ण समाधान दिवस में दी, तहसील दिवस में भी दी, लेकिन कोई मतलब ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो आपने खटखटाया? हाँ, जो मैंने न्याय के लिए मैं दर दर भटकी नहीं, ऐसा कोई मैंने लीगली प्रोसीजर जो था मैंने कोई छोड़ा नहीं, जो मैं गई नहीं। माननीय एसडीएम साहब के भी मैंने चक्कर काटे। इस बीच सिविल कोर्ट में ये स्टे के लिए एप्लीकेशन लगी थी, वो भी सुनवाई चल रही थी। मैंने क्यूरी ला कर प्रश्नोत्तरी जो होती है वो भी दी कि इसमें कोई इसका आदेश नहीं है सर, मुझे कब्जा दिलाया जाए। मतलब मैं अपनी ज़मीन पे कब्जा तो मेरा था लेकिन ये मुझे बनाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए मैडम कि आपने अपनी ज़मीन पे जब घर बनवाई या कुछ बनवाने के लिए काम शुरू किया तो कितने दिन बाद पुलिस आती है और कैसे रोकती है आपको? मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि जैसे ये स्टे के लिए गई, पहले पूरा आप समझ लें, जब मैं सिविल कोर्ट में मेरा चल रहा था, जब किसी ने नहीं सुनी फिर मैं कोर्ट के आदेश का इंतजार करने लगी। तो जब कोर्ट ने इनके स्टे एप्लीकेशन खारिज कर दी और कोर्ट ने सख्त इनका स्थगन आदेश खारिज हो गया? हाँ मैम, 1 मिनट एप्लीकेशन दें। इनका स्थगन खारिज हो गया है। माननीय न्यायालय ने, माननीय सिविल जज न्यायालय ने कहा है, जज साहब ने कहा है, सीधे सीधे अपने ऑर्डर में लिखा है। बोलिए। अच्छा, ये स्थगन आदेश का देखिए इनके पास पेपर भी है, मैं ये पेपर भी दिखाना चाहूँगी। देखिए इनके पास स्टे ऑर्डर जो उन्होंने डाला था स्थगन आदेश वो रिजेक्ट हो चुका है, वो खारिज कर दिया गया है। उसके बाद भी ये IGRS की मंत्री जी के पास गई, SP के पास गई, DM सर के पास गई, थाना चौकी हर जगह गई, लेकिन ये लीगल तरीके से काम करना चाहती हैं, लेकिन कानूनी तौर पे इन्हें 1% का भी सहयोग नहीं मिला है। इनका कहना है कि ये मंत्री जी के यहाँ 2025 में गई थी, इन्होंने मंत्री जी को एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वो एप्लीकेशन कहाँ शक्तिमान हो गया है ये इनको भी नहीं पता।
ऐसा इनका कहना है। अब आगे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि इनको कब तक न्याय मिलेगा। ये बताइए, ये स्थगन आदेश है कि जैसा कि इसमें उनका खारिज हो गया है, आपको क्या लग रहा है मैम कि आपको कब तक न्याय मिलेगा? मैम, मुझे तो न्यायालय पर भरोसा है कि माननीय न्यायालय, मुझे सिविल जज साहब के यहाँ से न्याय मिला है, तो मुझे माननीय जिला जज महोदय से भी उम्मीद है कि वो मेरे हक में, मतलब निष्पक्ष रूप से, मैं नहीं कहती कि मेरे हक में करिए, ऑन पेपर जो सही है, लीगल है, हाँ, उस पर आप अपना फैसला दीजिए, लेकिन गलत फैसला नहीं आना चाहिए। पहले पेपर की जांच कर ली जाए, क्योंकि देखिए इन्होंने माननीय न्यायालय को भी इन्होंने झूठा कहा है, और माननीय न्यायालय ने, सिविल जज साहब ने ये कहा है कि यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि बादनी द्वारा उपरोक्त मुकदमा दिनांक 23/7/13 को संस्थित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा विवाद भूमि में कुछ अंश जरिए बैनामा दिनांक 11/7/13 को प्राप्त होने का कथन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त तथ्य को बादनी द्वारा छिपाकर, अब ये इनका मुकदमे में साहब ने साफ कहा है कि बादनी द्वारा उपरोक्त तथ्य को छिपाकर उपरोक्त मुकदमा प्रस्तुत किया गया है, तो इनका मुकदमा मैडम ये बिल्कुल झूठा है। माननीय न्यायालय भी ये मान रहा है, प्रस्तुत किया गया है। निषेधाज्ञा का अंतोष सम्यक अंतोष है, जिसके संबंध में विधि, मैम एक लाइन प्लीज मेरा सुन लिया जाए, जिसके संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ही हु सीक्स मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। चूंकि वादी द्वारा संपूर्ण व सही तत्वों को छिपाकर उपरोक्त बात संस्थित किया गया, इसलिए भी अस्थायी निषेधाज्ञा का सम्यक अंतोष पाने का अधिकारी नहीं है। यह कहकर इनका स्थगन आदेश 6 खारिज किया गया है। अब ये इस 6 जो माननीय सिविल जज साहब ने खारिज इनका हुआ है, उस पर भी अपील में गई हैं माननीय जिला जज साहब के यहाँ, और ये बराबर वहाँ भी ये झूठ बोली हैं। अब वहाँ पर ये अपनी गलती कह रही कि नहीं, ये बाहरी नहीं थी, हमसे गलती हो गई। अब वो तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट माननीय न्यायालय खुद ही देखेंगे, जज साहब खुद ही देखेंगे। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की है। मैडम बताइए क्या तरीका है कि किसी को आप परेशान कर रही हैं? गलती बाद में मान लें, गलती बाद में मान लें। दूसरा चीज़, खतौनी में आपका कहीं नाम नहीं है, ना तो सुनेश लता का नाम है, ना प्रीति श्रीवास्तव का नाम है, ना सारका श्रीवास्तव का नाम है, ना नूपुर श्रीवास्तव का नाम है। हम कहते ठीक है, आप विजयकांत की पुत्रियां हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं आप हकदार हैं, लेकिन मैंने जो बैनामा लिया है वो अशोक श्रीवास्तव की ज़मीन थी, और गीता सोनी से मैंने बैनामा लिया है। गीता सोनी को इन्होंने प्रतिवादी संख्या 18 बनाया है, 18 के हक में ही इन्होंने अंतोष मांगा है। तो गीता सोनी तो अपनी ज़मीन बेचकर हट गई मैडम, तो गीता सोनी की जगह हम आ गए, तो आपने तो हमारे हक में ही बैनामा रिलीफ मांग लिया है। जब हमारे हक में ही रिलीफ आपने मांगा है, तो आप हमें क्यों परेशान कर रही है? गीता सोनी की जगह तो हम स्टैंड हो गए ना मैडम। अब आप ज़बरदस्ती जब हम अपने, और देखिए मेरा राष्ट्रीयकृत बैनामा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी अभी नए आदेश आया, पहले से भी आदेश है कि राष्ट्रीयकृत भूमि पर अगर कोई कब्जा कर भी लेता है, तब भी वो कब्जा हटाया जाएगा। राष्ट्रीयकृत भूमि संपत्ति का अधिकारी होगा, और मेरे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मेरे पास सारे लीगल वैध पेपर हैं, और मैं अपनी ज़मीन की पूर्णता मालिक हूँ, और मुझे बनाने का अधिकार है। मुझे बेवजह रोका जा रहा है। जैसा कि आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि आप विडो हैं, और मुझे गर्व होता है आप लोगों को देखकर, ऐसी महिलाओं को कि जो अकेले अपने हक के लिए लड़ती हैं। अब मैं एक सवाल आपसे इस टॉपिक से हट के करना चाहूँगी कि आज के जो नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उन्हीं की पार्टी से आप प्रताड़ित हैं। उन्हीं के जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अभी मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर किसी बच्चे के साथ घर में अन्याय होता है, माननीय मंत्री जी, माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इस हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं बीजेपी की एक सच्ची सिपाही हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। मेरी तबीयत खराब होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, मेरे पास फ़ोन आता है, मैं तुरंत दवा खाकर मैं वहाँ जाके उपस्थित होती हूँ। सारे फोटोग्राफ हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं भी आपके परिवार की एक मुखिया हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। जब किसी बच्चे के साथ द्वेषपूर्ण भावना से भेदभाव किया जाता है, वो बच्चा चिल्लाता है। आज मैं बीजेपी की बच्ची हूँ, सच्ची सिपाही हूँ, मुझे बहुत चोट लग रही है। मैं सरकार को बदनाम करना नहीं चाहती। मैं अपनी सरकार को, मेरे परिवार के मुखिया को, मैं अपनी गवर्नमेंट को, सरकार बीजेपी सरकार मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग मेरे पिता तुल्य हैं, आप लोग मेरे मसीहा हैं। मैं जब आपके परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ और विधवा हूँ, अकेली अपने बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ यहाँ रह रही हूँ, तो मेरा सरकार से और अपने जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से मेरा कर्तव्य। मंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगी? मंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि मैं आपकी पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ,
तन मन धन से समर्पित हूँ, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैं परसों आपके पास गई थी, लेकिन आपने मनीष के ऊपर टाल दिया। आपसे बड़ा कौन है? मनीष कौन है? मनीष श्रीवास्तव उनके मीडिया प्रभारी हैं। तो क्या ये मंत्री जी से बड़े हैं? अब ये तो मंत्री जी को देखना चाहिए ना, जब उनकी बेटी उनके यहाँ गई है, कोई बहू पीड़िता गई है। आपके यहाँ गई है तो उसको आपको संज्ञान में लेके क्या उचित है क्या अनुचित है, मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई पीड़िता आपके यहाँ गई है, वो भी आपकी ही पार्टी की कार्यकर्ता, अगर वो आपके यहाँ जाती है, हाँ, तो आप निष्पक्ष रूप से कार्य करिए, आप उसको टालिए नहीं। आप पेपर वर्क देखिए, पेपर उनका सारा लीगल है, आपको तो तत्काल संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि इनका जो सामान बनाया गया था सीमेंट बालू, वो इन्होंने कहा कि इनका 5 बोरी सीमेंट खराब हो चुका है, एकदम पत्थर हो चुका है, ऐसा आप कह रही थी। हाँ बिल्कुल, अभी मैं मौके पे देख लिया जाए जाकर, मेरा ईंटा उटा सब ऐसे ही फैला है, पूरा बालू उलू सब फैला पड़ा है। मुझसे 2 दिन के लिए रुकवाया गया है सचिव महोदय ने कि आपके अगर स्टे आदेश नहीं होगा तो मैडम आपको नहीं रोकेंगे हम। तो क्या लग रहा है कि सचिव साहब ने कहा था कि SC/ST का मुकदमा भी हम कायम करेंगे कि, और प्रीति श्रीवास्तव, ये सब होने के बाद भी प्रीति श्रीवास्तव ने उस माननीय जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो SDM साहब के जो प्रीति श्रीवास्तव एप्लीकेशन दी है, बराबर 420 ही कर रही है। इन्होंने उस एप्लीकेशन में उस दिन तहसील दिवस में कानून को साहब ने एक नज़र दिखाई, मुझे फोटो भी नहीं लेने दिया, पढ़ने भी नहीं दिया, बस मैं खाली विषय देख पाई थी। विषय में लिखा था कि ये इस मुकदमे में यथास्थिति, माननीय जिला जज यहाँ साहब के यहाँ हमने अपील दाखिल की है, उसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। आप माननीय न्यायालय जिला जज साहब को भी आप झूठा बना रही हैं। आप बराबर झूठ, कोर्ट को आपने गुमराह किया, आपने SDM साहब को गुमराह कर दिया। जिम्मेदार कोई भी पेपर देखना नहीं चाह रहे हैं। हम कहाँ जाएँ, हम कब तक रुके रहें, बताइए, कितना हम पेशेंस रखें। मतलब कोई ये जो आपके पास लीगल पेपर है, ये देख के कोई आप मतलब तत्काल संज्ञान नहीं ले रहा है कि ये पेपर भी नहीं देखा जा रहा है, पेपर भी नहीं देखा जा रहा है, बस ठीक है दिखवाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है मैडम, ये बताइए आपको क्या लग रहा है, जब आपके पास सारे लीगल पेपर हैं तो पेपर देख के ही बात नहीं करना, और अगर कोई और प्रकरण हो जाता है तो यही अधिकारी, यही लोग कहते हैं कि पहले सबूत लेके आइए तब हम बात करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगी? हम तो सारे सबूतों के साथ उपलब्ध हैं ना। हम तो सारे सबूत आपको दिखा रहे हैं। एक बार मेरा पेपर चेक कर लिया जाए, प्रीति श्रीवास्तव, सारका श्रीवास्तव, नूपुर श्रीवास्तव, सियाराम यादव को सामने बुला लिया जाए। तो ये बताइए मैडम, जैसे आप कार्यकर्ता हैं, जब आप इतनी पीड़ित हैं, आपका इतना शोषण हो रहा है, तो आम जनता कैसे इस चीज़ को सहती होगी, इसका कुछ अनुभव है आपको? नहीं, मैं एक वकील रही हूँ, पूर्व अधिवक्ता रही हूँ मैडम। मैं 7 साल वकालत भी करी हूँ, 5 साल पुलिस परामर्श में काउंसलर भी रही हूँ। कचहरी ऐसी जगह होती है जहाँ अच्छा बुरा हर इंसान आता है, हर चीज़। और मैं भी एक संघर्ष करके यहाँ तक आई हूँ। मैं एक संघर्षशील महिला हूँ। मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ तक इस स्तर तक पहुँची हूँ। आज भी मेरा जीवन संघर्षमय है। आज भी मैं अपने बच्चे को लेकर, और मैं खुद अकेली महिला यहाँ खेतासराय में अपने जान हथेली पे रख के, सिर पे कफन बांध कर ये सब मैं कर रही हूँ। और मेरे साथ कब क्या हो जाए, पार्टी के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, मैं अपना न्याय पाने के लिए कर रही हूँ। तो मंत्री जी के पास आप गई, आपके पास पेपर था, तो आपको मंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने टाला क्यों कि इनको बुलाया? नहीं, उन्होंने मनीष श्रीवास्तव से कहा कि देखो इनका बुलाओ ने और सेटलमेंट कराइए। अब सेटलमेंट 22 तारीख कोर्ट में लगी है, इससे पहले 17 तारीख लगी थी माननीय जिला जज महोदय के यहाँ अपील की। तो इन्होंने तब भी इन्हें समय हमारा ख़राब किया, काम मेरा रोक दिया गया और मैं तहसील थाने के चक्कर काटने लगी। उसके बाद में 22 तारीख कल की डेट कोर्ट में लगी है। मैं माननीय न्यायालय का आदर करती हूँ, कानून का पालन करती हूँ, कानून में विश्वास रखती हूँ, इसीलिए मैं कल का वेट कर रही हूँ कि कल का क्या आदेश आता है। मैं अपनी ज़मीन पे मैडम गेहूं की कटाई चल रही है, इस समय लेबर मजदूर नहीं मिल रहा है, राजमिस्त्री। हम कैसे कैसे करके अपना JCB से मशीन खुद नींव खुदवा के हम अपना नींव खुदवा के अपना काम करवा रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव सियाराम यादव के लड़के से पूरा वीडियो बनवा के मेरे घर की रेकी करा के पूरा माननीय न्यायालय में दाखिल करी हैं। आप ठीक है, खूब वीडियो बना कर दाखिल करिए, खूब फोटो आप दाखिल करिए। क्या हम आपकी ज़मीन पे कब्जा लेने गए हैं? क्या हम अपनी ज़मीन पे हमें निर्माण कराने का हक नहीं है? अब जैसे मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की बात बाद में करें, पहले आपकी पार्टी की ही एक महिला इतनी पीड़ित हैं और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा ही, तो आप पहले इनका सहयोग करिए। इनके पास सारे लीगल एविडेंस मौजूद हैं, तो आप एक बार संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कर लीजिए। धन्यवाद।